हेलो डियर स्टूडेंट। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। हम सब भी कुछ समय के लिए इस रंगमंच का पार्ट बने हुए हैं। तब अपने अपने रंगमंच की भूमिका को यहां पर कर्तव्यों के साथ निभा रहे हैं। कुछ आम ही रह जाते हैं, किंतु कुछ खास होकर हमारे दिलों में हमेशा के लिए सदैव अमर हो जाते हैं। शरीर अवश्य नाशवान है, किंतु विचार सदैव अमर रहते हैं। और इन्हीं अमरता के आलोक में स्वर्गीय रतन टाटा जी हमारे दिलों में हमेशा एक अविस्मरणीय स्थान प्राप्त करते हैं। इनकी महिमा उसी प्रकार वर्णित है कि यदि आप इनके बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं तो आज बच्चा यह जरूर कहता है कि देखो, रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है। यही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है कि रंगमंच की इस दुनिया में अपने नाटक को निभाते 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 वो कुछ ऐसे भी कर्म करके चला जाता है कि स्वर्ग में भी और इस मृत्यु लोक में भी उसकी हमेशा जय जयकार होती है। आज स्वर्गीय रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनके विचार, उनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, उनके मोटिवेशनल कोट्स, उनके लिए भारत के लिए कुछ कर गुजरने की जो जिजीविषा थी, जो ललक थी, वो आज हम सभी का मार्गदर्शन करती है। पूंजीपति तो हमने भी बहुत से देखे, उद्योगपति हमने भी तो बहुत से देखे, पर आप सा कोई विरला ही हमने देखा था जिसने सबसे पहले, जिसने सर्वप्रथम जनहित के बारे में ही सोचा। लाभ उसका हमेशा दोयम दर्जे पर ही रखा गया। जबकि हम सब पढ़ते हैं, आप सब भी बहुत भली भांति अवगत हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनका पहला मोटिव ही होता है लाभ। लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जिनका पहला ही मोटिव होता है जनहित। इस जनहित को हमने स्वदेशी आंदोलन से ही आपकी टाटा की पीढ़ी में हमने देखा था, जब 1907 में ही टिस्को की स्थापना कर दी गई और उस स्वदेशी के मुकाम पर पहला मुहर लगाया गया स्वदेशी के रूप में। वहां से यह अनवरत यात्रा चलती रही और आज सुई से लेकर जहाज बनाने वाली भी कंपनी टाटा के रूप में अपनी पहचान बनाती है। हमने इनके बारे में पशुओं से प्रेम से लेकर के इंसानों के प्रेम तक, एक छोटे से कर्मचारी से लेकर के इकोनॉमी की यात्रा करने तक का हमने सफर को देखा है। आतंकवाद की उस घटना का दौर भी हमने देखा था जब 26/11 का अटैक होता है, और तब भी रतन टाटा जी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा कुशल क्षेम के लिए अनवरत प्रयास करते रहते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। इंसान मरणशील है, वो तो जाएगा ही, लेकिन ऐसा रत्न हमेशा हमारे दिलों में जीता रहेगा। ऐसा रत्न जो हमसे ना कभी कोई छीन सकता है, ना ही कोई चुरा सकता है। वो हमेशा हमारी यादों में, हमारे कर्तव्यों में हमारा हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम स्वर्गीय रतन टाटा जी के बारे में। हर न्यूज़पेपर में आपने देखा, इवन भारत का न्यूज़पेपर हो या फिर आप वर्ल्ड के न्यूज़पेपर को उठा के देखिए, हमेशा एक ही टर्म आपको आज देखने के लिए मिलेगा, रतन टाटा, रतन टाटा, रतन टाटा। यही होते हैं कर्म, और इंसान भी कर्मों के ही अधीन होता है। कथनी और करनी की जो गांधी जी की आप अभिव्यक्ति को सुनते हैं, वो रतन टाटा जी के ऊपर आज सर्वथा सिद्ध होती है, जिनके जीवन में भी कथनी और करनी का कोई अंतर नहीं था। ये मैं आपको आज दिखाऊंगा भी। आप देखिए, यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज को देखते हैं या किसी भी न्यूज़पेपर की न्यूज को देखते हैं, भारत के कोहिनूर के रूप में इनको संबोधित किया गया है, रतन टाटा जी को।
भारत के कोहिनूर के रूप में रतन टाटा जी को संबोधित किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जितने भी माननीय हैं, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया है। उसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खुद लिखते हैं कंपैशनेट सोल एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ऐसा आपको लिखने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को ऐसा संबोधन दिया हो, कंपैशनेट सोल। जी हां, कंपैशनेट सोल। उसी प्रकार हम विपक्ष के नेताओं को भी देखें तो हम श्रीमान राहुल गांधी जी को भी देख सकते हैं, इवन हमारे गृह मंत्री जी को भी देख सकते हैं। सभी ने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दिया है इस महान आत्मा को। फिलहाल रतन टाटा जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले उनके कोटेशन से ही आज हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं, और इन कोटेशन को अपने माइंड में रखिए, इसको हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रतन टाटा जी के ये कोट हमेशा के लिए उनका भी मार्गदर्शन करते रहे, आपका भी मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। यदि लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपने महल बनाने के लिए कीजिए। ये इन्हीं सभी कोटेशन से हमारे रतन टाटा जी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोटेशन हमारे लिए भी सदैव मार्गदर्शन देते रहेंगे। अपने उन दोस्तों को कभी ना चाहें जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उनके अधीन भी काम करना पड़ सकता है। बिल्कुल फोर्ड की स्थिति यही हुई थी। फोर्ड की चैलेंज को इन्होंने इसी प्रकार से एक्सेप्ट किया था। जब फोर्ड ने इनका अपमान किया था तब अपने कर्मों की वजह से इन्होंने फोर्ड को भी चुनौती दी थी और जगुआर जैसी कंपनी का भी अधिग्रहण किया था। तब भारत के झंडे को और मजबूत बनाया था। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन निर्णय लेता हूं फिर उसे सही भी साबित कर देता हूं। खासकर जगुआर के कथन में, ये जगुआर के अधिग्रहण में ये उक्ति बहुत सही स्थापित होती है। जिस दिन मैं वो नहीं पाया वह मेरे लिए दुखद रहेगा। सबसे बड़े इनोवेटर के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं श्रीमान स्वर्गीय रतन टाटा जी। टीवी की जिंदगी असली नहीं है, जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं है। असल जिंदगी में आराम नहीं है, सिर्फ काम है। आराम हराम है, हम ये भी सुन चुके हैं। और देखिए किस प्रकार से आखिर यही मोटिवेशनल कोट होते हैं जो हमको हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। यही हमारे जीवन की उन्नतियों और ऊंचाइयों को भी तय करते हैं। सफल आदमी वो नहीं होता जो जन्म से सफल होता है। सफल आदमी वो होता है जो किसी चैलेंज को लेता है और उसको सफल करके दिखाता है। उसी में ही इंसान की महान उन्नति होती है। रतन टाटा जी ने भी अपने जीवन में इसी उक्ति का हमेशा पालन किया है। इसी प्रकार आप हम बात करें तो हाँ, हर इंसान है, कंप्यूटर नहीं है। जीवन का आनंद ले, इसे गंभीर ना बनाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। आज उस ईसीजी में सीधी रेखा आ ही गई। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर है। शक्ति और पैसा मेरे दो मुख्य सिद्धांत नहीं है, और इस चीज को इन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से सिद्ध भी किया है। यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले जाएं, लेकिन यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलें। टीम लीडरशिप क्वालिटी यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और टाटा तो इसके लिए सबसे महान उदाहरण है, जो ट्रस्ट के रूप में आज भी जिसका प्राइम मोटिव जो है वो कर्मचारियों की उन्नति भी रहता है और साथ में लोगों का वेलफेयर भी रहता है। कैसे, मैं अभी देखने का प्रयास करूंगा। रतन नवल टाटा जी 1937 में जन्म होता है। रतन टाटा जी का 28 दिसंबर 1937 और 9 अक्टूबर 2024 का वो भारत के लिए दुर्भाग्य का दिन जब रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। अगर मैं अवार्ड्स को देखूं तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आसम वैभव का अवार्ड भी दिया गया 2021 में। 2014 में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से भी इनको अवार्ड दिया गया। पद्म विभूषण भी इनको दिया गया। इसके अलावा पद्म भूषण भी दिया गया, महाराष्ट्र भूषण भी दिया गया। इवन महाराष्ट्र और झारखंड के द्वारा अपने यहां शोक को भी राज्य स्तरीय शोक को भी उद्घोषित किया गया है।
अगर देखें तो जन्म 1937 में होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी डिग्री ली। विदेशों में भी कार्य करने का अनुभव था रतन टाटा जी के पास। लॉस एंजल्स में जोन्स ऑन इमेंस के साथ इन्होंने काम किया। इसके अलावा 75 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। ये आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, यहां पर भी इन्होंने बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज की थी और बहुत बड़ी संख्या में इस इंस्टीट्यूशन को भी डोनेशन दिया था। टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं 1991 में, और जब टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं, जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर आ रहा था, 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं। उस समय अगर हम देखें तो 1991 में 10,000 करोड़ की टाटा समूह की पूरी आय हुआ करती थी। 2011-12 में अगर देखें तो $100 बिलियन, क्योंकि 2011-12 तक इन्होंने प्रॉपर इस चीज को संभाला है, तब $100 बिलियन का पूरा इनका कैपिटलाइजेशन था टाटा ग्रुप का। लेकिन फिर भी कभी टाटा समूह रतन टाटा जी के द्वारा, कभी उनकी एक्टिविटीज के द्वारा कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई हो। खुद इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे थे, और जब एरोप्लेन के पायलट ने कहा कि नहीं, आपके लिए बिजनेस क्लास में हम आपको शिफ्ट करना चाहते हैं, तब भी रतन टाटा जी के द्वारा सहृदयता पूर्वक उस चीज को मना कर दिया गया था। टाटा समूह के कौन कौन से अधिग्रहण हुए, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल 2008 में पद्म विभूषण दिया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और हम यह भी कामना करेंगे कि भारत सरकार जल्द से जल्द अपने इस रत्न को वास्तविक रत्न से भी विभूषित करे, जो कि भारत रत्न के रूप में है। निधन 9 अक्टूबर 2024 को हम देखते हैं। इसके अलावा अगर आपने भी अगर कभी टाटा फैमिली के बारे में अगर पूरी तरीके से सुना होगा, तो दो लोगों के बारे में अवश्य आपने सुना होगा। जमशेदजी टाटा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, उनके बाद रतन टाटा जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अब यह भी है कि रतन टाटा जी के बाद इनकी लेगेसी को कौन संभालेगा, या तो जिमी टाटा जी संभालेंगे या फिर नोएल टाटा जी संभालेंगे। जिमी टाटा जी इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, आई होप सो नोएल टाटा जी इसको संभालेंगे, वो तो आगे की बात है। इसके अलावा भी देखें तो ये टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रहा है 2024 का। देखिए टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा कंपनियों को ऑपरेट करता है ये टाटा ग्रुप। अगर टाटा ग्रुप की बात करें, अगर आप 100% मानते हैं, पहली बात तो ये पूरा जितना भी साम्राज्य है इसको टाटा सन्स के रूप में हम जानते हैं। इस टाटा सन्स में 66%, लगभग 66% की हिस्सेदारी जो है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। मैं इसके बारे में आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं, तो आप इस चीज को देखने का प्लीज प्रयास कीजिए। यहां पर मैंने इसको रखा भी है। अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा ट्रस्ट की है ये। अगर आप देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो ये टाटा ट्रस्ट का हम देख रहे हैं। टाटा ट्रस्ट में अगर आप यहां देखें तो टाटा ट्रस्ट अगर 100% की आप पूरी शेयर होल्डिंग मानते हैं तो टाटा ट्रस्ट की अकेले भागीदारी 66% है। ट्रस्ट का मतलब ही होता है कुछ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करना, जनहित के कल्याण करना, एजुकेशन में काम करना, हॉस्पिटलाइज सेक्टर में काम करना, बहुत बड़ी मात्रा में अपनी संपत्ति को डोनेट करना, यह सारा ट्रस्ट का काम है। और इस टाटा ट्रस्ट, टाटा पूरा सन्स है, और टाटा सन्स में टाटा जो ट्रस्ट है उसकी भागीदारी 66% है। और इस 66% में भी अगर देखें तो रतन टाटा जी की 23.56% हिस्सेदारी रही, और दोराब जी टाटा ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 27% की भागीदारी रही, और केवल 13% की भागीदारी है टाटा ग्रुप की। मतलब जो 100 से ज्यादा कंपनियां आप ऑपरेट होती हुई देख रहे हैं टाटा ग्रुप की, वो टाटा ग्रुप करता है। मतलब 13% की होल्डिंग है, और वो 100 कंपनियों को होल्ड कर रहा है एक प्रकार से, जितनी मैक्सिमम आप कंपनीज को जानते हैं। और उससे ज्यादा हिस्सेदारी तो केवल, उससे ज्यादा तो एसेट किसके पास है, श्रीमान रतन टाटा जी के पास थी, स्वर्गीय रतन टाटा जी के पास थी 23.56%। और दोनों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं दोराब जी टाटा ट्रस्ट एंड रतन टाटा ट्रस्ट, टू बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स 100%, और इस 100% में 66% किसका है, टाटा ट्रस्ट का। और इस टाटा ट्रस्ट का लगभग 50% केवल दो लोगों के पास है, दोराब जी टाटा और
श्री रतन जी टाटा ट्रस्ट के पास है। तो उनके पास तो ऑलरेडी इतनी बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन आज तक कभी देखा ही नहीं इतने डाउन टू अर्थ हमने रतन टाटा जी को देखा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस चीज को। इवन इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो आपने शायद इनके ब्रांड्स को भी बहुत ज्यादा यूज किया होगा, लेकिन शायद आपको इनके पता भी नहीं होगा कि आप टाटा के ब्रांड को यूज कर रहे हैं। तो सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बनाने का पूरा टाटा के पास जिम्मा रहा है। जैसे आप देख भी सकते हो यहां पर टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा इंटरनेशनल ग्रुप, टीसीएस के बारे में आपने सुना होगा। लाइफ स्टाइल में टाइटन है, तनिष्क है, फास्ट ट्रैक है, वेस्ट साइड है, ट्रेंट है, टेनेरिया है। ये सारे आपको ब्रांड जितने भी आप अगर मॉल जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी प्रकार टाटा स्टील का भी है, वोल्टास एसी जो चल रहा है वो भी हम इन्हीं का ही देखते हैं। टाटा पावर को भी अगर हम देखते हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग, रियल सेक्टर, टाटा मोटर्स, आप जितनी बात करें आपको सब चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो वास्तविक भारत कंपनी के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। पेंटानेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो तेजस नेटवर्क में भी इनकी भागीदारी है। तेजस नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमको इस ग्रुप में देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, टेटली आपको दिख रही है, स्टार है, जगुआर है, सारी का इस समय ओनर कौन है? दैट इज टाटा। तो यहां पर आप जितना भी चीजें देख रहे हैं सारी चीजें हमको देख रही है, हिमालय, क्रोमा, तो सारा ग्रुप टाटा ट्रस्ट के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस के सेक्टर में ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, लाइफ स्टाइल, फूड बेवरेजेस, टेक्नोलॉजी, रिटेल, ट्रेवल, सारी चीजें हम टाटा की इस समय देख रहे हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें हम देख तो रहे हैं और इन सबको यूज भी किया गया है, लेकिन ये 13% टाटा ग्रुप कर रहा है और जो ट्रस्ट का काम है वो बेसिकली फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में रहा है। इसी प्रकार की अगर एक घटना मैं आपको बताऊं तो 26/11 का उस कलंकित दिन को हम सबको याद है कि जब भारत के ऊपर अटैक हुआ था 26/11 वाला। और होटल ताज आप देख रहे हैं, होटल ताज में ही आतंकवादियों के द्वारा दुर्दांत एक्टिविटीज की गई थी। तब रतन टाटा जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि पूरे ताज होटल को बम से उड़ा दो, लेकिन बच ना पाए एक भी आतंकी। 26/11 हमले पर रतन टाटा जी ने जीत लिया था लोगों का दिल। आप यह समझिए वहां पर जितने भी लोग मारे गए थे, जितने भी कर्मचारी सब मारे गए थे, इसके ऊपर तो हमने मूवी भी देखी है कि किस प्रकार टाटा के केवल रतन टाटा जी ने ही अपने अंदर वो वैल्यूज को डेवलप नहीं किया था, बल्कि वहां के कर्मचारियों के अंदर भी वो वैल्यूज हमको देखने के लिए मिलती हैं। सभी टाटा के कर्मचारियों ने वहां पर उस समय लोगों की मदद की थी और उनमें से बहुत सारे ने उस समय प्राण भी गंवाए थे। उसके बावजूद उसके पश्चात स्वर्गीय रतन टाटा जी उन सभी के घर भी गए थे और जाकर के उनके जितना भी टेक केयर करना था, सैलरी का हो, उनकी पेंशन का हो, सबकी पढ़ाई का हो, सारी जिम्मेदारी टाटा ट्रस्ट ने ही ली थी। तो सारी अपनी खुद रतन टाटा जी ने उन सबके घर में विजिट भी किया था। और ऐसी दुर्दांत घटना होने के बाद रतन टाटा जी ने भी किसी कंट्री का नाम लेकर के उसे आरोपित नहीं किया था, बल्कि इस आतंकी घटना की आतंकवाद के रूप में ही प्रॉपर निंदा की थी। ऐसा नहीं किसी कंट्री को उन्होंने टारगेट किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हैं 26/11 के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे रतन टाटा जी। 2008 में आतंकी हमले में भी देखने के लिए हमें मिला था। 80 ऐसे परिवारों से जाकर खुद मुलाकात की थी, सांत्वना दी थी, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाया था, पैसा दी, बड़ी बात थी। उनके दिल में जो भाव उठे उस नियत के साथ वे खुद भी परिवारों से मिले, उससे उन्हें महान बना दिया। तो ये सारी घटनाएं जो है कुछ पार्ट के रूप में ही हम आपके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर आप देख सकते हैं डेक्कन हेराल्ड का इस समय एक स्टेटमेंट आया है और इस स्टेटमेंट ने बहुत हद तक दिलों को छू लिया हमारे। और रतन टाटा जी को बोला उन्होंने कि ये एक क्या है, लिविंग सेंट है, सेकुलर लिविंग सेंट। धर्म सब कुछ दोयम दर्जे पर है। सबसे पहले महान बनता है इंसान, और इंसान को इंसान के रूप में देखा
स्वर्गीय रतन टाटा जी ने। इसीलिए इनको सेकुलर लिविंग सेंट के रूप में दर्जा दिया गया है। मतलब एक महान संत है ये। संत की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे दिलों में ईश्वर के रूप में ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार लिविंग सेंट के रूप में इनको भी संबोधित किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, इनकी लेगेसी हमको 5 सेक्टर में, विशेष रूप से इकोनॉमिक टाइम्स से इनकी निकाली है, जो वाकई आपको भी देखनी चाहिए। आखिर ये 5 कौन सी इनकी लेगेसी है जो आपको अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए, अपनी शिक्षा पद्धति में भी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहली अगर लेगेसी में देखूं तो रतन टाटा जी अपनी लीडरशिप के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करते थे। कहा था अगर तरक्की करनी है अकेले चलो, लेकिन दूर तक जाना है तो आपको टीम के साथ चलना होगा। तो टीम लीडरशिप जरूरी है। एथिकल प्रिंसिपल, रतन टाटा जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इवन एक बार जब इनको ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में अवार्ड लेने के लिए भी बुलाया गया था, तब इनके पेट्स की तबीयत खराब हो गई थी। खुद इनको अवार्ड देने के लिए रॉयल प्रिंस उस समय सम्मेलन को आयोजित किया था, किंतु इनके पेट्स की जब तबीयत खराब हो गई तब इन्होंने पैगाम भिजवाया और क्षमा याचना की कि मैं आपसे अवार्ड लेने नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे पेट्स की तबीयत खराब हो चुकी है। तब ब्रिटेन के जो किंग थे उन्होंने इनको कहा यह केवल रतन टाटा ही कर सकते हैं, यह एक महान इंसान ही ऐसा कर्म कर सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो पशुओं के प्रति कितना बड़ा प्रेम है, हम उसे भी अभी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंड इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। अपनी पहली कार जब इनकी आई थी तब फोर्ड ने इनके ऊपर तंज कसा था कि जब आप नहीं बना सकते हैं कार तो क्यों बना रहे हैं। और उसी के 10 सालों बाद फोर्ड को ऐसी चुनौती दी कि जैगवार तक का अधिग्रहण कर लिया। तब फोर्ड के मालिक ने भी यह कहा कि आपने जैगवार को लेकर के एक उपकार किया है। प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंसाइट फॉर बोथ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड द सीजनल प्रोफेशनल्स। दूर तक जाना है तो रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। भारत को महान बनाना है तो उद्यमिता के सेक्टर में यूथ को भी आगे आना होगा। यह पूरा मैसेज जाता है और यह जो यूथ आगे आएगा उसे नैतिक सिद्धांतों के साथ ही आना चाहिए। दूसरा अगर मैं कहूं, हमेशा एथिक्स आपके पहले रहना चाहिए, प्रॉफिट दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। हमेशा सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यापारिक जो भी क्रियाकलाप है उन्हीं को ही अडॉप्ट करना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा इनके लिए सेकंड वैल्यू पर ही आया। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क जरूर लेना चाहिए, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। उसी प्रकार आंख बंद करके रिस्क नहीं बल्कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। आखिर किस प्रकार से लिया जाए। तो टाटा ग्रुप को भी अगर हम देखें तो जैगवार को भी इन्होंने अधिग्रहण किया, टाटा ने टेटली टी को भी अधिग्रहण किया। यहां पर आप देख सकते हैं टेटली का भी अधिग्रहण किया 2000 में, 2007 में कोरस के साथ भी भागीदारी की। जैगवार को भी 2008 में इसको कितनी बड़ी बात है कि एक भारतीय के द्वारा ब्रिटेन में जाकर के अधिग्रहण किया जा रहा है। यह अपने आप में भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है और यह गर्व की अनुभूति हमें स्वर्गीय रतन टाटा जी ने ही दिलाई थी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, हमेशा इनोवेशन की तरफ जाइए। इनोवेशन ही आपको दूसरों की तुलना में महान बनाता है। इनोवेशन ही किसी देश की को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और आज का विश्व भी एआई के दौर पर है। आज भी भारत सरकार का भी फोकस इनोवेशन पर ही है। इनका भी प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है? इनोवेशन। तो आप देख सकते हैं टाटा ने हमेशा फोकस किया किसके ऊपर? इनोवेशन। उसी प्रकार पेट्स की बात करूं तो पेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा टेक केयर किया रतन टाटा जी का। जो पशुओं के प्रति प्रेम रहा वो किसी से छुपा नहीं है। कहते हैं एक बार होटल ताज के बाहर भी जब बरसात हो रही थी तो कुछ पेट्स होटल ताज की तरफ अंदर की तरफ आए तो लोगों ने जो दरबारी थे उन्होंने बेसिकली आने से मना किया, उन्होंने भगाया उनको, लेकिन नहीं, उसको देख करके इन्होंने वहां पर भी बकायदा इन लोगों के लिए कुछ टेंट की भी पूरी व्यवस्था पूरी करवाई थी। और खुद पेट्स का तो मैंने
इनके प्यार आपको बता ही दिया कि खुद अवार्ड लेने के लिए लंदन भी नहीं गए। और एक और सबसे बड़ी घटना है जिसकी चर्चा अभी मैं आपके साथ करता हूं। आप देखते होंगे शांतनु जी को, शांतनु जी जो कि रतन टाटा जी से 55 साल छोटे हैं, और इनकी और रतन टाटा जी की जो दोस्ती रही वो बहुत नायाब रही। इनका भी पशुओं के प्रति जो प्रेम था वही इन दोनों को बहुत करीब ले आया। आप देख रहे हैं यहां पर एक बैंड लगा हुआ है। खुद समाज सेवा के रूप में शांतनु जी ने भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बैंड्स बांधना चालू किया, ताकि कोई भी गाड़ी वाला आए तो वो इनको हिट ना करे, दूर से ही ये बैंड जो है शाइन करना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए इन्होंने एक संस्था का भी निर्माण किया था जिसका नाम था मोटो पॉज, मोटर पॉज हो जाइए यदि आप किसी भी ऐसे पेट्स को देखते हैं। तो रतन टाटा जी को बहुत पसंद आ गई। इस समय ये भी टाटा में एज अ जनरल मैनेजर की पोस्ट में वर्क कर रहे हैं। उसी प्रकार वैल्यू पीपल एंड रिलेशंस, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में भी अगर आप देखें तो वैल्यू बेस्ड चीजें अपने आप कम होती चली जा रही हैं, और रिलेशनशिप पैसों के आगे भी आड़े आ रहा है। आज रिलेशंस जो हैं लगातार टूटते चले जा रहे हैं, लेकिन असल पूंजी हमारे जीवन की हमारे रिलेशंस ही होते हैं, हमारे वैल्यूज ही होते हैं, हमारे कर्म ही होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी नायाब चीज नायाब जो हमको कथन देखने के लिए मिल रहे हैं वो हमें स्वर्गीय रतन टाटा जी के जीवन से ही सीखने को मिलते हैं। उसी प्रकार गिव बैक टू सोसाइटी, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के ऊपर यदि किसी ने वास्तविक बिलीव किया है तो स्वर्गीय रतन टाटा जी के कथनी और करनी में वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबे भूमि गोपाल की हमारे महात्मा गांधी जी ऐसा कहने वाले और उनसे विशेष रूप से प्रेरणा लेने वाले स्वर्गीय रतन टाटा जी के कर्मों में आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी, गिव बैक टू द सोसाइटी। इसीलिए 66% टाटा ट्रस्ट के हाथ में रहा टाटा सन्स का शेयर। तो उस हिसाब से उन्होंने ट्रस्ट की एक्टिविटीज के द्वारा भी बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज करने का काम किया, और इस सोसाइटी को भी जो भी उन्होंने अर्जित किया था उसे लौटाने का भी काम किया। बहुत बड़ी अमाउंट में डोनेशंस भी हमको देखने के लिए मिलता है, और जो कंपैशनेट कैपिटलिज्म, परोपकारी पूंजीवाद का जो हम चेहरा देखते हैं, उसमें अगर मैं ये कहूं कि परोपकारी पूंजीवाद बराबर स्वर्गीय रतन टाटा जी, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमर आत्मा को, जो सदैव भारत को अभिप्रेरित करती रहती रहेगी, जो सदैव हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी, और उनके कथनी और करनी से हम जैसे लोग भी उनके कुछ अंश को ही अपना पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस महान आत्मा को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि माता जी, नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है, माता जी सदैव उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और ये भारत का सपूत हमेशा के लिए उन्हीं के चरणों में वास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।